एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 30। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरी बात, ये जो एनसीईआरटी सीरीज में स्टार्ट किया हूँ ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो आपका भारत सरकार एनसीईआरटी की बुक चलाती है उसी से प्रश्न उत्तर को निकाला जाता है और आप सबके समक्ष रखा जाता है, ताकि आप सब प्रश्न उत्तर के फॉर्म में पढ़ करके अधिक से अधिक आंसर को याद रख सकें और एग्जाम में पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा क्वेश्चन उसको आप टैकल कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 291 से, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस काल में चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतकाल में। क्यों ऐसा होता है? तो पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है। ग्रीष्म काल में इसका आवर्त पथ या आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और वह सुस्त हो जाती है। अगर आप साइलेंटली कभी घर में महसूस किए होंगे रात में सोने टाइम, एक्चुअल में क्या होता है कि शीतकाल में जो घड़ी की सुई होती है वो सिकुड़ने टाइप हो जाती है, इस कारण से स्पीड से चलने लगती है। जबकि ग्रीष्म काल में क्या होता है, उसकी सुई बढ़ जाती है जिस कारण से थोड़ा लेट चलता है और घड़ी सुस्त हो जाती है। तो ऐसे भी प्रश्न आता है कि पेंडुलम घड़ी किस सीजन में सुस्त होती है? तो गर्मी के सीजन में सुस्त, और किस सीजन में सुस्त नहीं होती है? तो शीतकाल में सुस्त नहीं होती है। ठीक है, तो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से किस काल में चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शीतकाल में। क्वेश्चन नंबर 292, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ये आप सबको पता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। एक्चुअल में पलायन वेग होता क्या है तो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि एक ईंटा उठाइए और एक सेकेंड में आप अगर धरती से 11.2 किलोमीटर फेंक देंगे तो वो जो ईंटा है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यानी वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर चले जाएगा, इसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो हमारे हाथ में तो इतनी ताकत नहीं है कि 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में फेंक देंगे। तो अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मिसाइल के लॉन्चिंग के दौरान में इसका उपयोग होता है। तो मिसाइल को इतने गति से फेंका जाता है कि वो धरती के पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर चले जाता है और फिर ये ऊपर जाकर के अपना काम करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाता है, नहीं तो वापस मिसाइल धरती पे गिर जाएगा जिससे मिसाइल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लास्ट पॉइंट देखिए, चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। यानी जो चंद्रमा पर पलायन वेग है वो गैस अणुओं के वेग से ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पे हवा ठहरता ही नहीं है और निकल लेता है, तो इस कारण से वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो 292 का प्रश्न आप सब समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 293, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो क्या घटित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भारी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होती है, अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में ले जाने से छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा और अंततः ये मतलब फट जाता है। तो सिंपल सा बात है, ये प्रश्न पूछने का कोई बनता नहीं है एक्सक्यूज, पर पता नहीं क्यों पूछा है, पर आप याद रखेंगे जब पूछ दिया है तो पूछ दिया है। तो यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले बुलबुले को आप एक छोटा बुलबुला ले लें एक बड़ा बुलबुला, बुलबुला कहाँ से लेंगे? तो जब स्नान करने टाइम पे फैन जब आता है तो उसमें बुलबुला बनता है, तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। तो छोटा बुलबुला में अगर बड़ा बुलबुला को जोड़ेंगे तो छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला जो है बड़ा हो जाएगा, अंततः वो फट जाएगा क्योंकि गैस का दबाव झेल नहीं पाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 294 की ओर बढ़ते हैं हम सब। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। आप लैंप जरूर देखे होंगे। तो बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। जैसे वर्षा का गोल बूंद का गोल होना भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ये बत्ती वाले क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिलता है। एक तो पृष्ठ तनाव अगर दिखेगा तो आप टिक कर लेंगे, एक होगा केशित्व। अगर केशित्व भी दिखेगा आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में तो वो भी सही आंसर है, दोनों में से कोई भी हो जाएगा।
पृष्ठ तनाव के कारण केशिकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है। ये लैंप में होता है, दीवालगीर में होता है। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ तनाव के कारण जो है आप नीचे केरोसिन डालेंगे और ये बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ जाएगा और फिर आप फायर जला सकते हैं, आग जला सकते हैं। ठीक है, चलिए 295, जब कुएं से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? तो पानी की सतह से ऊपर बाल्टीन भारी हो जाती है। अगर आप ये अनुभव किए होंगे, अगर गांव में रहते हैं तो आप ये जरूर अनुभव किए होंगे। तो इसका कारण क्या है, ये पूछ लेगा आपसे कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये है आर्किमिडीज के पल्लवन के सिद्धांत। अब ये आर्किमिडीज का पल्लवन का सिद्धांत होता क्या है? तो आर्किमिडीज के पल्लवन का सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह से ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ये तो सिंपल सा बात है, जब पानी के अंदर बाल्टीन रहता है तो हमें भार का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बाल्टीन को पानी की सतह से ऊपर लाते हैं भार का अनुभव होने लगता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाई गई बल के कारण होता है तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। मतलब जब हम ऊपर रस्सी से खींचते हैं पानी बाल्टीन, तो जो उसका भार रहेगा और जो पानी आपका बाल्टीन में भरा हुआ है वो सेम होगा। ठीक है, दोनों विस्थापित जल के भार के बराबर होता है, विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। तो मेनली इसमें दो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो कुएं से पानी का बाल्टीन हमसे ऊपर खींचते हैं ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के पल्लवन का सिद्धांत, जो कि हम सब अभी डिफिनेशन में देख चुके। क्वेश्चन नंबर 296 की ओर अग्रसर होते हैं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वह कुछ ऊपर उठता है। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक पल्लवन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। मतलब जब डॉकयार्ड से, बंदरगाह से जब पानी में डाला जाता है जहाज को, तो जहाज जैसे ही पानी में जाएगा पहले तो अंदर जाएगा लेकिन फिर वो ऊपर उठेगा। ऊपर उठने का कारण क्या है? तो ये है पानी का घनत्व अधिक होता है, समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है नदी की अपेक्षा। नदी में देखिए, नदी में सिंपल सा बात है, तरंग तो होता नहीं है, तो नदी में आराम से जाएगा लेकिन थोड़ा उसमें भी उठेगा, लेकिन समुद्र में ज़्यादा उठेगा क्योंकि एक तो तरंग है और प्लस खारा पानी है, तो उसमें पानी का घनत्व जो है वो अधिक होता है, जिस कारण से जहाज कुछ ऊपर उठता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 297, अवतल दर्पण की क्या विशेषता है? तो इसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल तथा अथवा अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका मुख्य रूप से आपका उपयोग पूछेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सक द्वारा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी ये बात तो स्पष्ट है कि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जो आपका रियल आकार है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं और गाड़ी के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा इसका उपयोग वहाँ के हेडलाइट और सर्च लाइट में होता है और हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। जैसे कि आप हजामत मतलब बार नाई के दुकान पे जाएंगे तो वहाँ पे अवतल दर्पण लगा रहता है, ताकि उसको हेयर कटिंग करने में दिक्कत ना हो, उसको हेयर जो है वो बड़ा नजर आए, जिस कारण से वो आसानी से अपने काम को, अपने वर्क को कर सके। तो अवतल दर्पण की यही विशेषता है और इसका उपयोग हम सब समझ गए। इस दर्पण चैप्टर के ऊपर से और लेंस चैप्टर के ऊपर से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये मैं जल्द ही इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लाऊंगा, तो आप जरूर जाकर देख लेंगे और इसका टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे देंगे रात 9 बजे वाले में। क्वेश्चन नंबर 298, सीटी स्कैन करने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरण। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक एक्सरे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। तो सीटी स्कैन करने में किस तरंग का उपयोग होता है? एक्स किरण। जब आपको बहुत कोई बीमारी किसी को पकड़ता है, बहुत बड़ा बीमारी, तो फिर सीटी स्कैन सबसे पहले डॉक्टर करता है। इससे उसको ये पता चल जाता है कि शरीर के अंदरूनी भाग में, बाहरी तो आप वैसे आपके बाहरी त्वचा पे कुछ कटा रहेगा वो तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा नॉर्मल रूप से, लेकिन आप शरीर के अंदर में कैसा है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन किया जाता है। डॉक्टर सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि जाकर सीटी स्कैन कराइए, ताकि मैं समझ सकूं कि ये बीमारी एक्चुअल में है क्या। तो सीटी स्कैन में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण। चलिए प्रश्न संख्या 299, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ध्वनि तरंगों के संरक्षण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, परंतु चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं होता है तो फिर आप कैसे एक दूसरे से बात सुन पाएंगे? तो सिंपल सा बात यही है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे का संरक्षण
संचरण नहीं होता है। तो ध्वनि तरंगे को किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तभी वो एक दूसरे की बात सुन सकता है। तो चंद्रमा पे वायुमंडल अवेलेबल है ही नहीं, वायु अवेलेबल है ही नहीं, इस कारण से एक दूसरे का बात लोग नहीं सुन पाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 300 की ओर बढ़ते हैं, और जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 300, ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल होना चाहिए। ये फैक्ट बेसिस पे आप याद रख लेंगे, क्योंकि बीएसएससी और सिपाही भर्ती में फैक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा। तो 45 डेसिबल इज द राइट आंसर। तंत्र कारखाने में 100 से 110 डेसिबल ध्वनि स्तर होता है, और जबकि जेट विमान में 140 से लेकर के 150 डेसिबल ध्वनि स्तर होता है। तो ये याद रखना है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 30। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 जनवरी 2024 से अब सेट नंबर 31 आएगा एनसीईआरटी साइंस का, और जो कि रेगुलर रहेगा, प्रत्येक दिन आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रत्येक दिन आप सबके लिए एनसीईआरटी साइंस जरूर लेकर आऊँ। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।